बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ बीमारी के हवाले से बात कर रहे होते हैं। और रेगुलर बेसिस पर हर हफ्ते हम एक नए डॉक्टर के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे मेहमान गिरामी भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ख़ास करके थायराइड्स के हवाले से। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर रज़िया साहिबा और MS हैं, न्यूक्लियर फिजिशियन हैं, MBBS किया हुआ है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रज़िया, रेगुलर हम ये देख रहे हैं कि जी आप हफ्तावार डेफिनेटली प्रोग्राम होता है। इस पे ईसा लैब का भी ताउन है, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ थायराइड के हवाले से हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली हम अपनी ऑडियंस को, हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि थायराइड्स है क्या बेसिकली। थायराइड के बारे में ना मिथ्स ज़्यादा हैं और क्लैरिटी नॉलेज कम है। तो आज हम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि इस टॉपिक को इंक्लूड किया ताकि लोगों की जो भी क्लूज एंड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें। थायराइड बाकी ग्लैंड्स की तरह एक ग्लैंड है जो हमारी गर्दन में मौजूद होता है, गर्दन के अगले हिस्से में। आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों में अमूमन जब वो प्यूबर्टी की एज पे जा रहे होते हैं तो एक उभार होता है, उसके बिल्कुल नीचे ये ग्लैंड पाया जाता है। इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं और इसकी शक्ल तितली की तरह होती है। जैसे तितली के दो लोब पर होते हैं उसी तरीके से इसके दो लोब्स होते हैं। ये ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है T3 T4। जो T3 होती है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है और T4 इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि हम पहले इसका नॉर्मल जानेंगे, उसके बाद हम इसके एबनॉर्मल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH हार्मोन को, जो कि ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से सिक्रीट करता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। फिर फर्दर थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है T3 हार्मोन को एंड T4 हार्मोन को। T3 को मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक्टिव फॉर्म होती है, T4 इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि ये बच्चों में किस तरह प्रेजेंट करता है, बड़ों में किस तरह प्रेजेंट करता है। उससे पहले हम इसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। थायराइड को बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि ये पावर हाउस है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये हमारी जहनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, एनर्जी, शुगर लेवल्स, इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात कर रही हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की नहीं, थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ इसी में शामिल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सारे जितने हार्मोन्स निकल रहे होते हैं ना, वो आगे आके ट्रिगर करते हैं दूसरे हार्मोन्स को और मिलजुल के ये सारे काम कर रहे होते हैं। सोलली कोई भी ग्लैंड जो है वो किसी एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे हम पेंक्रियास के बारे में जानते हैं कि वो भी शुगर रेगुलेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड का भी हिस्सा होता है कि ये भी शुगर कंट्रोल करता है, शुगर रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। और वो किस तरीके से करता है कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कन्वर्ट करता है शुगर्स में, और जो बॉडी के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इनको मेंटेन करता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने ग्लैंड के बारे में बताया कि जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, इसका मतलब ये हुआ कि जी शुगर के जितने भी पेशेंट हैं वो पहले थायराइड का शिकार होते हैं? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। देखें, थायराइड जो एनर्जी लेवल्स है ना वो हमारे किस तरीके से बनते हैं कि जो शुगर है ना, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी क्रिएट करता है, ATP फॉर्म करता है। ये उस तरीके में हेल्प करते हैं, ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए, ये तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जानिब अगर हम देखें थायराइड्स के, अब ज़ाहिर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स के साथ आपका जो है वो राबता भी रहता होगा। तो कंडीशंस क्या होती हैं इसकी? क्योंकि हमने ये देखा है कि जी कुछ लोगों की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, कुछ लोगों की बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं और काफ़ी टेस्ट करवाने के बाद जो है वो पता चलता है कि जी इनको थायराइड्स हुआ है, वरना वो दूसरी बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो उसके टेस्ट करवाते रहते हैं। ये कैसे पता चलता है कि इसको थायराइड्स है? किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जिस्म में दर्द हो रहा है, ठीक है, लो मूड्स हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बेआरामी हो रही है। लोग कहते हैं कि शायद या वज़न बढ़ रहा है, वो कहते हैं कि नहीं शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, या हम स्ट्रेस में या काम की थकान ज़्यादा है। तो वो इन चीज़ों में उलझे रहते हैं और ये अंडर डायग्नोस रह जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आपने बच्चों की बात की, बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे की पैदाइश के 48 आवर्स के अंदर आप TSH हार्मोन का टेस्ट करवा लें। उसकी वजह क्या है कि बहुत दफ़ा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में इसका बहुत बड़ा रोल है। इन केस ये अंडर डायग्नोस रह जाए तो बच्चे
ज़िंदगी भर जिस्मानी और जहनी तौर पे माजूर हो सकते हैं। इसलिए 48 आवर्स में बेहतर है कि वो TSH टेस्ट करा लिया जाए ताकि पता चल जाए कि बच्चे का थायराइड लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए तो ये बीमारी कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। ठीक ठीक। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने कहा कि रूटीन में अगर चेंजेस आ गई है किसी की, या वो कह रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हम आजकल अभी देख रहे हैं, और मैं बल्कि रेगुलर बेसिस पे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी करता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना स्क्रीनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि स्लीपिंग साइकिल या स्लीपिंग आवर्स जो है बड़े मुख्तलिफ हो गए। बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, दोनों में हम इसी तरीके से कंडीशन रखते हैं। तो जो स्लीपिंग साइकिल अगर चेंज होती है, रूटीन चेंज होती है, या स्लीपिंग आवर्स अगर कम हो जाते हैं, इससे भी ग्लैंड्स का ताल्लुक है? बहुत। ये लाइफस्टाइल इस ग्लैंड को ख़राब करता है। जितना आप लाइफस्टाइल अपना ख़राब करेंगे, इसका मतलब आप अपने सिस्टम को ख़राब करेंगे। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें आप अगर पेट्रोल को टाइम से नहीं डालेंगे, इंजन ऑयल को चेंज नहीं करेंगे, तो एट दी एंड आपकी गाड़ी जवाब दे जाएगी, बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप इस ग्लैंड का जो साइकिल है ना, इसको नॉर्मल तरीके से चलने देंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मली काम करती रहेगी, आप किसी डिजीज़ में नहीं पड़ेंगे। अब नेचुरली जैसे होता है कि कुछ लोगों का थायराइड ग्लैंड होता ही नहीं है, उसमें तो उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उनको थायराइड रिप्लेसमेंट ड्रग्स देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हमारी ऑडियंस की जानिब से भी जो है ना सवालात आ रहे होते हैं, हमारे नाज़रीन भी अक्सर और बेशतर इस प्रोग्राम के तवज्जो से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी सवाल किया जाता है कि थायराइड्स के हवाले से अगर हम बात करें, ख़वातीन में अगर थायराइड्स हैं तो फिर ऐसे में प्रेगनेंसी के इशूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो क्या ये मामला सामने आते हैं, और क्या प्रेगनेंसी से पहले इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है? बेसिकली जो थायराइड हार्मोन है ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जहनी जिस्मानी नशोनुमा में इसका डायरेक्टली रोल है। तो ये किसी को भी हो सकता है, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, ख़वातीन को, मर्दों को, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, ये जीनियाती तौर पे भी हो सकता है, पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हो सकता है। अब जैसे आपने आजकल देखा है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सोना, खाना पीना, हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है। तो जो मैदा है ना, वो आपकी बॉडी में क्या करता है, जाके वो स्टोर हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, तो वो आपके जो हार्मोन्स है ना, इनको डिस्टर्ब करता है। ठीक। तो ख़वातीन में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उस सूरत में इसकी स्क्रीनिंग करा लेना अच्छा है। ठीक है। अब आपने लाइफस्टाइल की बात की, जहाँ हम लोग रूटीन की बात कर रहे हैं, वहीं खाने पीने की भी आपने बात की है। हम ये देखते हैं कि प्रोसेस फूड सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम ख़वातीन ले लें, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं, तो हम देखते हैं कि जी बाहर से खाना प्रेफर ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इसमें भी हमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपने जिस तरीके से कहा कि जी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल शुगर में तब्दील हो जाता है, तो फिर ये जो बाहर के खाने, फिर इससे भी परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिलसिला हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोसेस फूड के हवाले से रेगुलर मैंने अपने प्रोग्राम में सबसे दरख्वास्त की है कि जो प्रोसेस फूड है वो तो जहर है, उसे तो आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है किसी भी हाल में। ऑर्गेनिक फूड के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना, और ख़ास करके हम देख रहे हैं, अब आपने भी देखा होगा कि मुख्तलिफ ब्रांड जो है वो ऑर्गेनिक के हवाले से आ गए। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो सब्जियां हो गई या कोई भी चीज़ है, उसी वक्त आपने जो है वो निकाली। अगर हम देखें तो दोबारा से पूरा जो हमारा ज़माना है वो चेंज होकर वही ओल्ड जो है ना ज़माने की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने ये देखा है कि पहले लोगों के घरों के अंदर ही बगीचे हुआ करते थे, या बराबर में जो है वो खेत खलियान मौजूद, और वहीं से सब्जियां, वहीं से उन्होंने फल लिए और उसी ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से फ्रोज़न हम आइटम्स देखते हैं, ग़िज़ाएँ देखते हैं, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ देखते हैं, फिर एक्सपायरी के भी इशूज़ सामने आ रहे होते हैं। ऐसे में मुज़र सेहत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो हम ख़ास करके शहरों में जो अब हो रहा है, इसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी होनी चाहिए। सेकेंडली, अभी जो हम थायराइड्स की तो बात कर रहे हैं, अब थायराइड्स के साथ साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि यही थायराइड्स जो होते हैं वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, ऐसे भी कुछ है या ये एक मिथ है? चले हम यहाँ पे ना, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देती हूँ कि थायराइड जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो 3 किस्म के होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये डिसऑर्डर में शामिल होता है। हाँ, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है, और एक तीसरा हो जाता है कैंसर। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि उसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो कम काम कर रहा होता है। ठीक है, स्लो डाउन हो जाता है। ये सारे ये लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, या कुदरती तौर पे जो है वो क्या होता है कि ब्रेन में कोई इशू आ जाए तो उस वजह से TSH का सिक्रीशन कम सिक्रीशन अफेक्ट हो जाए, या TRH की सिक्रीशन अफेक्ट हो जाए, ये पूरा एक एक्सेस है, ये डिस्टर्ब हो जाए, इनमें से कोई भी एक इशू हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका हार्मोन T3 T4 जो है उनके लेवल्स तो ब्लड में मौजूद होते हैं, लेकिन कम मौजूद होते हैं, और TSH जो है वो बढ़ जाता है। वो थायराइड को एक्सेलरेट कर रहा होता है कि वो हार्मोन सिक्रीट करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है। तो आपका TSH का लेवल इसमें आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। सिम्टम्स क्या आएंगे? वही जो अमूमन लोगों को होते हैं कि वो कहते हैं कि हम थके थके रहते हैं, सोते हैं, फिर भी हमें नींद हमारी पूरी नहीं होती है, वज़न बढ़ने से लग जाता है, ख़वातीन में जो है वो माहवारी बढ़ जाती है,
ठीक है। और उसी तरीके से जो है ना जिस्म में दर्दें और आपके पट्ठों में जो है वो खिंचाव रहना, चलने फिरने में दिक्कत होना, आंखों के नीचे हल्का जो सोजिश है वो हो जाना, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स अभी आपने खवातीन के इश्यूज बताया, तो पिकासिस के जो इश्यूज होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। ये एक हम कहते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये पीसीओएस में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। जो आपने प्रीवियसली मुझसे बात की थी पिट्यूटरी, तो ये एफएसएच एलएच ये पिट्यूटरी से लिंक। अच्छा, खवातीन को अगर इस तरह का कोई मसला है तो वो भी अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं। ठीक है जी, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ टॉक। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियर फिजिशियन भी हैं डॉक्टर साहबा। न्यूक्लियर फिजिशियन, ये लफ्ज़ हम सुनते हैं, न्यूक्लियर फिजिशियन क्योंकि जांच पड़ताल ज़्यादा कर रहे होते हैं, ऐसे में हम थायराइड्स के हवाले से बात कर रहे थे। थायराइड्स के ऊपर अगर हम कंडीशंस में बात करें तो आपने कहा कि 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। सबसे लास्ट स्टेज वो होता है जिसमें वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो जो पहला स्टेज है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं? अच्छा, हम ब्रेक से पहले हाइपोथायराइडिज्म पे बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली ये जो कंडीशंस होती है ना, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, ये खुद से कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती हैं। इनमें एक नोड्यूलर कंडीशन होती है कि नोड्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि हम इनको आम जबान में कहने के लोग कहते हैं गिल्टियाँ बन गई हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उन गिल्टियों का टेस्ट किया जाता है। तो उन गिल्टियों की बायोप्सी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर है। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर होते हैं, एनाप्लास्टिक होता है, फॉलिकुलर होता है, पेपिलरी होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि थायराइड कैंसर जो है वो ट्रीटेबल है और मुकम्मल काबिल इलाज है और इन पे खर्चा भी कम होता है। ठीक है, मतलब इलाज हो जाएगा, मुकम्मल इलाज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल पहले की तरह वापस आ जाएगा और इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। ठीक है, अब खर्चे की बात आ रही तो वहाँ डॉक्टर ईसा लैब का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जी हर फैमिली का जो बैकग्राउंड है, या हर फैमिली में हम देखते हैं कि जी जनरल फिजिशियन मौजूद होते हैं, जो कि ख़ास करके जो है वो उनकी फैमिली का पूरा डाटा उनके पास मौजूद होता है। ऐसे में हम सबको भी चाहिए, अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो लोग हर महीने जाके अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का टेस्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ की माजरत के साथ अवेयरनेस बड़ी कम है। ऐसे में डॉक्टर ईसा लैब बहुत से ऐसे टेस्ट लेकर आया जिसमें हम देखते हैं कि जी काफ़ी परसेंटेज डिस्काउंट्स दिए जा रहे होते हैं, 25%, 50% तक डिस्काउंट्स होते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपकी लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए जा रहे होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में अगर देखें और जब बात करें शहरी कराची की, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आपको डॉक्टर ईसा लैब की मिलेगी। किसी भी किस्म के इलाज के लिए वो कहते हैं ना कि जी एहतियात बेहतर है, एहतियात के साथ साथ आपको अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। रूटीन चेकअप के साथ साथ आपको अपने टेस्ट जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके मुताबिक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे यहाँ रूटीन है ही नहीं ना चेकअप की। हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी अगर बराबर में कोई रहता है, उसको भी इसी तरह की कोई बीमारी हो गई, कोई इस तरह के सिम्टम हो गए, उसने कोई दवा खा ली या उसने कोई हर्बल जो है वो नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, वो सही हो गया, हम भी उसी में लग जाते हैं। क्या मशवरा देंगे? ऐसा बहुत ज़्यादा होता है क्लिनिक में, पेशेंट इस तरीके से आ रहे होते हैं कि हमारे बराबर वाले को ये मसला हुआ था, हमने ये दवा यूज़ की और उसका मसला बिगड़ जाता है। अमूमन जो है सिम्टम्स एक तरह के होते हैं, लेकिन बीमारी एक तरह की नहीं होती है। अच्छा, बॉडी टाइप भी एक तरह की नहीं होती ना, टेंडेंसी एक तरह की नहीं होती। हर एक की जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। हर एक का लाइफ स्टाइल, हर एक का जो है वो खाने की रूटीन, हर एक की ज़िंदगी में मामलात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं हमारे पड़ोसियों को ये मसला हुआ तो हमें भी ये मसला हो गया। हालांकि ये बीमारी जो है वो एक दूसरे को साथ बैठने, एक दूसरे को हाथ लगाने, इस तरीके से ये फैलती नहीं है। ठीक है, अब आपने बोला ना कि हर किसी की लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ है, हर किसी का रहन सहन बहुत अलग है। ऐसे में हम देखते हैं कि जी डिप्रेशन की हम बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन होते हैं अंदर ही अंदर से घुल जाते हैं, पता भी नहीं चल रहा होता, या कभी कभी एंजाइटी होती है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है? एक तो ये, क्योंकि लोग जब एंजाइटी का शिकार होते हैं वो समझते हैं यही डिप्रेशन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये डिप्रेशन का कोई कनेक्टिविटी है इससे? बहुत है। डिप्रेशन जो है मोस्टली जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें डिप्रेशन आ रहा होता है, और जो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट है उनमें एंजाइटी होती है। और यही बेसिक इनके सिम्टम्स है, फीचर्स हैं। लाइक जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें क्या होता है कि आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एंजाइटी में भी यही होता है। ठीक है, बंदे को रेस्टलेसनेस होती है, हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैर ठंडे, हाइपोथायराइडिज्म में हाथ पैर ठंडे रहते हैं और हाइपर में गर्म रहते हैं। तो इनके फिर हम बेसिकली टेस्ट जो हम करवाते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट TSH होता है, T3 होता है, T4 होता है, अल्ट्रासाउंड
थायराइड होता है। आगे चल के फिर हम मज़ीद इनको डॉक्टर चेकअप करने के बाद डिसाइड करता है कि आया इसको थायराइड स्कैन की ज़रूरत है। थायराइड स्कैन में फिर हम न्यूक्लियर फिजिशियंस का रोल आता है। ठीक है, अब जिस तरीके से डिप्रेशन की आपने बात की, मुख्तलिफ हम देखते हैं लोगों की कंडीशन डिप्रेशन में भी मुख्तलिफ होती है। जिस तरीके से आपने कहा कि हाथ ठंडे हो जाते हैं, ये एक अलग मामला है। इसी तरीके से हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ये अलग मामला है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हमने देखा है कि जी वो उनको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। इसको कैसे कम किया जाए? देखिए, बाज़ दफ़ा वाक़ई बीमारी एग्ज़िस्ट कर रही होती है, तो ठीक। उसको हमने कंसल्टिंग जो आपका फिजिशियन होता है, वो साइकोलॉजिस्ट से, या अगर वो थायराइड रिलेटेड है तो थायराइड के स्पेशलिस्ट से ट्रीट कराना चाहिए। क्योंकि हमें बेस रूट जो वजह जो जड़ है ना, जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। तो अगर वो साइकोलॉजिकल इशू है तो ऑब्वियसली वो साइकेट्रिस्ट ट्रीट करेगा। ठीक। और अगर वो थायराइड से रिलेटेड है तो वो थायराइड की ट्रीटमेंट से खुद ही ठीक हो जाएगा, और उसके लिए हमें एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लेकिन जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, लोग खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर से मशवरा नहीं कर रहे होते हैं, या कभी कभी ये भी देखा गया है कि जी डॉक्टर्स की जो अद्वियात, हालांकि बाकायदा तौर पे मेंशन होता है हर टैबलेट के ऊपर कि जी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ऐसे में अब रूटीन चेकअप की अगर हम बात करें, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है रूटीन चेकअप, क्योंकि अब रोज़ाना की बुनियाद पर लाइफ स्टाइल हर शख्स का बहुत मुख्तलिफ है। ऐसे में क्या रेगुलर बेसिस पे हमें चेकअप करवाना चाहिए, या मंथली बेसिस पे करवाना चाहिए, या हमें वीकली बेसिस पे करवाना चाहिए चेकअप? देखिए, ये एज वाइज डिफ़र करेगा, ठीक है? आपके सिम्टम्स पे डिफ़र करेगा। आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बताता। जब भी कोई मसला होने लगता है ना, हमारी बॉडी हमें अलार्म देना शुरू कर देती है। तो एटलीस्ट कम अज़ कम साल में एक दफ़ा चेकअप ज़रूरी है। साल में एक दफ़ा कम चेकअप अज़ कम जरूरी है। अगर आपको अलामतें किसी किस्म की नहीं आ नहीं रही है। हैं, तो आपका साल में चेकअप ज़रूरी है। अगर कोई आपकी डिज़ीज़ डायग्नोस हो गई है, तो फिर आपका डॉक्टर जिस तरीके से आपको कहता है कि आप 6 हफ्ते में आएँ, 2 साल में आए, साल में आए, तो फिर आपने उस तरीके से चलना होता ठीक है, अब आपने कहा कि साल में एक बार कुछ नहीं है तो आप साल में एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। अब ये जो चेकअप करवाना होगा, इसमें बेसिकली चेकअप क्या क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई शख्स अभी हमारा कोई प्रोग्राम देख रहा है घर पे, और वही चाहता है कि हाँ ठीक है, इतने महीने हो गए या इतना साल होगा मैंने आज तक डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाने से भी डर होते हैं। वो एक मिथ बनी हुई है कि जी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद दवाएं दे देंगे। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को डेफिनेटली देखा जाता है कि जी ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी टेंडेंसी क्या है, या उसमें किसी किस्म की क्या फंक्शनैलिटी क्या है, या उसमें किस किस्म की आपकी जो बॉडी की अपनी एक सलाहियत है उसमें कितनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में अगर रेगुलर हम जो चेकअप की बात करें, या महीने में या साल में एक बार भी करवा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने ज़्यादा लाजमी है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि एज वाइज वेरी करेगा, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, जो यंग एज का बच्चा है उसके लिए तो आप सीबीसी प्रोफाइल ये इनफ है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका खुराक का स्टेटस क्या ठीक है। है। अगर मैं बात करूं 10 से लेके 20 साल की उम्र के बच्चों की, तो इसमें आप कह रहे हैं कि सीबीसी सिर्फ हम लाजमी करवा लें। अगर कोई और बीमारी, कोई और मसला नहीं है, जिस्म पे सोजिश नहीं है, हाथ पैरों में दर्द, जिस्म में दर्द, या सांस लेने में मसला, इस तरह की कोई अगर अलामत नहीं है, तो सीबीसी एक बेसिक टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। ठीक है। और 25 साल से लेके अगर हम बात करें 40 साल की उम्र तक के लोगों के लिए, तो इसमें ये आ जाता है, फिर हम खवातीन और मर्दों का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है? खवातीन को कौन से टेस्ट करवाने ज़्यादा ज़रूरी है? ब्रेस्ट उनको लाजमी करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट 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 कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनको भी इस तरह के सारे टेस्ट करवाने मर्द हजरात को जो है ना, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, ये टेस्ट जो नॉर्मल जो रूटीन में चेकअप होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो सारे ज़रूरी हैं। ब्लड शुगर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, HbA1c, ये खवातीन मर्दों दोनों के लिए ज़रूरी है, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि जब भी आपका वजन बढ़ रहा है ना, इट्स मीन पीछे कुछ ना कुछ रॉन्ग है। ठीक है। कि ये जो कंडीशन जो बहुत से नाज़रीन जिनके वज़न बढ़ जाता है, या अच्छा वज़न बढ़ता भी, कुछ लोगों का वज़न वो कहते हैं ना कि जी वर्स होता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है, तो ये भी डिप्रेशन की अलामत होती है अगर वज़न कम हो रहा है तो? देखिए, डिप्रेशन में बाज़ दफ़ा किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, क्योंकि किसी को डिप्रेशन में भूख ज़्यादा लगने लग जाती है और किसी को कम। और यही अलामत कहाँ होती है? हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। ठीक है। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी आप कह रही हैं कि इसी तरीके से सारे मामलात होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एजुकेट करने का प्रोसेस हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से डॉक्टर ईसा लैब, अब हम देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ सेमिनार्स करवा रहे होते हैं अवेयरनेस के हवाले से। वो कराची के अंदर मुख्तलिफ कैंपसेस, मुख्तलिफ ब्रांचेस मौजूद हैं। आप भी अगर अपना कोई रेगुलर चेकअप करवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट, CBC टेस्ट है या शुगर के टेस्ट है, तो इसके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहबा, जिस तरीके से आपने कहा कि जी रूटीन के अंदर हमें खाने पीने में
चेंजेस करनी होगी, लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। अब इसमें एक्सरसाइज का कितना अमल दरामद है, क्योंकि हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हमारी बिल्कुल कम हो गई, तो क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, दवाई के साथ जो है वो आपका अपना फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, लोग ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। हम बाहर जाके जिंगर बर्गर इन चीज़ों पर तो पैसे खर्च कर लेंगे, लेकिन हम डॉक्टर की फ़ीस देते हुए सोचते हैं कि हम जाएंगे, वो कोई नई बीमारी निकाल देगा, उसका फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो हम अपने आप को फर्स्ट नहीं रखते। ये हमारी अपनी प्रायोरिटी कम है, अपने आप की अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी कम है। हालांकि हमें पहले ये सोचना चाहिए कि जान है तो जहान है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मुहावरा। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ पे तो हमारे बहुत सारे मामला आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब थायराइड्स के हवाले से बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं या बहुत लोग जो कि मुतासिर हुए हैं, उनका ये भी सवाल होता है कि थायराइड्स का इलाज जो है ना वो काफ़ी महंगा है, तो क्या इस तरह का भी कुछ है कि बहुत महंगा है? बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियली जब थायराइड डायग्नोस होता है ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया, एक मामूली से लैब टेस्ट पे डायग्नोस हो जाता है, TSH पे। ठीक है, इन केस के अगर आपको TSH जी आपने बताया, ये टेस्ट जरूरी करवाना है अगर किसी को थायराइड का इम्कान है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जी ये तमाम उसके साथ सूरत हाल हो रही है, तो THS आपने कहा कि SH ओके, TSH इसका मतलब क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और आगे थायराइड ग्लैंड पे ऐड करके T3 और T4 को रिलीज कराता है। तो T3 T4 भी आपने साथ करवाना है। ठीक है, ये 3 टेस्ट एक साथ होंगे जो आपको ज़रूर करवाने, ताकि पता चल जाए कि आपका थायराइड लेवल क्या है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं उनकी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, या जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उसमें उनको जो है वो समझ लें कि खारिश होती है, या उनको जो है वो कहते हैं ना जिस तरह चूंटियां काट रही होती है, इस तरीके से कुछ होने लग जाता है। तो क्या इसमें भी ये भी सिम्टम्स हैं? ये थायराइड में भी सिम्टम आता है, और जब ब्लड शुगर लेवल्स आपके एब्नॉर्मल होते हैं ना, तब भी सिम्टम आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ टॉक। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि नाज़रीन बात हो रही है थायराइड्स के हवाले से, और काफ़ी मिथ थी जो कि डॉक्टर साहिबा ने भी बताई है कि ये मिथ जो है ना वो अवेयरनेस और एजुकेशन से ही कम हो सकती है। ऐसे में रूटीन वाइज आपको चेकअप भी करवाना पड़ेगा, आपको अपनी ग़िज़ाओं में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, अगर किसी को थायराइड हो जाता है और डायग्नोस हो जाता है, तो ऐसे में खाने पीने में कितनी एहतियात करनी होगी? क्या रेगुलर वही रूटीन रखनी होगी? किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है खा पी के? खाने पीने की रूटीन में तो ये है कि कुछ फूड्स होते हैं जिनको हम गोइट्रोजेंस कहते हैं, जैसे गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी में फूल गोभी और बंद गोभी, ये कच्ची नहीं खानी होती, पकी भी आप खा सकते हैं, कच्ची बहुत लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। इसी तरीके से आयोडाइज सॉल्ट खाना का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे आयोडीन की कमी होती है, तो उस वजह से भी ये गोइटर या हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मेडिटेशन। अच्छा, एक चीज़ है, आयोडाइज की आपने बात की है, यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि अक्सर जो नमक होता है उस पर लिखा होता है आयोडीन मिला नमक, तो वो आयोडीन नहीं होता, बेसिकली आयोडीन मिलाया हुआ नमक होता है। तो वो लोग वो जो नमक की मिकदार पे बढ़ जाती है उससे, तो आयोडाइज अगर सॉल्ट अलग से कोई होता है हमारे पास कि हम अलग से उसको जो है वो रिफाइन करके दे सकें? जो आयोडीन मिला नमक होता है ना, वो बेसिकली वही आयोडाइज सॉल्ट है और वही हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, वही यूज करना चाहिए। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है हम उसको इस्तेमाल ना करें, वो प्लेन सॉल्ट होता है, प्लेन सॉल्ट है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, अब जिस तरीके से खाने पीने की एहतियात हम बता रहे हैं, इसी तरीके से दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये आगे चल के सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। खवातीन के बहुत से अमराज हैं इस हवाले से, जैसे अभी हम कुछ देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे पॉलीसिस्ट के हवाले से। तो पॉलीसिस्ट क्या है और क्या ये इसका इलाज है, और क्या ये अद्वियात से सही हो सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंटिटी है। ठीक है, ये ओवरीज में होता है कि ओवरीज में जो है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या माहवारी का जो निज़ाम होता है उसमें जो ओवर रिलीज होना होता है ना, वो फट नहीं पाता और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बाकी दूसरे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और माहवारी को रेगुलर करने के लिए फिर हम दवाएं देते हैं। उसके साथ इसमें जो है एक और चीज़ भी आ जाती है, बाज़ दफ़ा शुगर डिसरेगुलेट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है। बाज़ ख़वातीन को ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, तो ओव्यूलेशन के लिए फिर उनको हम लेट्राजोल या इस तरह की मेडिसिन। ठीक है, अब जिस तरीके से थायराइड किसी को हो गया, कुछ लोग घबरा रहे होते हैं ऑपरेशन करवाने से, कुछ कहते हैं कि जी थायराइड हो गया अब तो ऑपरेशन ही होगा, इसका वाहिद हल ऑपरेशन है, ये भी एक मिथ होती है। ये मैंने आपको पहले बताया था ना, इसके टाइप्स हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर थायराइड नोड्यूल है, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्कैन पे हम पता करते हैं कि कोल्ड है या हॉट है, अगर कोल्ड नोड्यूल होता है तो उसमें मैलिग्नेंसी का चांस ज़्यादा होता है, तो उसमें हम पहले FNAC कराते हैं। अगर वो कैंसरस होता है तो हम सर्जरी का बोलते हैं, वरना नहीं बोलते हैं।
बाज़ दफ़ा गोइटर्स में क्या होता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमें निगलने में तकलीफ आ रही है, तो हम ऑपरेशन का कह देते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है FNACP कि ये कैंसरस है, तो उस सूरत में कभी कभी हम सब टोटल थायरॉइडेक्टमी और कभी कभी जो है मुकम्मल थायरॉइडेक्टमी का ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि चांस ये होता है कि बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में तो खासतौर पर पेशेंट्स फॉलो नहीं करते डॉक्टर को, मतलब ऑपरेशन करा लिया, एक दफ़ा आयोडीन पी ली, वो वापस नहीं आते हैं, फॉलोअप पे नहीं रहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस अमूमन यही रखी जाती है कि कंप्लीट थायरॉइडेक्टमी करा के पेशेंट को इस खतरे से ही निकाल दिया जाए। लेकिन इसमें ये होता है कि लाइफ लॉन्ग आपको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी फिर आफ्टर अच्छा, ऑपरेशन, लाइफ टाइम पर आपको लेनी पड़ेगी इन केस आपका थायराइड निकल चुका है। ठीक है। अच्छा, थायराइड के हवाले से बात हो रही है, जिस तरीके से आपने खाने पीने का बताया, वहीं कुछ ठंडा गर्म वाले मामला भी अक्सर हम देखते हैं कि जी कुछ ठंडा जो है वो पी लिया, उसके बाद उसके ऊपर गर्म पी लिया, तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है? नहीं, थायराइड ग्लैंड बैरूनी तौर पे नहीं होता है, यहाँ पर जो हमारे गले के अंदर जो ऊपर की तरफ होते हैं वो टॉन्सिल्स होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बिल्कुल नीचे स्किन के नीचे होता है। ठीक तो है। अब आपने टॉन्सिल्स का जिस तरीके से बताया था, टॉन्सिल्स और इसके साथ साथ थायराइड, ये दोनों बहुत अलग है, दोनों बहुत अलग है। वो लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये थायराइड, ये ग्लैंड ऑर्गन है। ओके, ठीक है जी। बेसिकली अब जब हम थायराइड की तो बात कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं खै लोगों को जब आ रही होती है तो उसमें ब्लड भी आ जाता है, ये भी थायराइड की निशानी होती है? नहीं नहीं, ये बाज़ दफ़ा टीबी की निशानी होती है, बाज़ दफ़ा गले में इन्फेक्शन होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो खुदा न खास्ता आपका ट्रैकिया या लैरिंक्स वगैरह इनसे रिलेटेड कोई कैंसर हो सकता है। इन कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता अब है। ये वाला जो कैंसर है और जो वो वाला कैंसर, ये भी फर्क है? अलग है ना, क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो अलग ऑर्गन है, जैसे आपका दिल अलग ऑर्गन है और फेफड़े अलग ऑर्गन है, लेकिन पड़े हुए एक ही जगह पर हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ख़वातीन के जो मामलात हम देख रहे होते हैं, जिस तरीके से आपने वैसे तो सारे मामलात डिस्कस किए हैं, ऐसे में एक सिलसिला ये भी होता है कि जी हम देखते हैं कि जी डॉक्टर्स के जो रेगुलर चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान करवा रही होती हैं ख़वातीन। शादी से पहले अगर हम देखें तो उससे पहले कोई टेस्ट वगैरह लोग नहीं करवा रहे होते, वो ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन मर्दों के लिए, सबके लिए? करवा लेना बेहतर होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी अंडर डायग्नोज चीज़ें निकल आती हैं, ख़ासतौर पे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। थैलेसीमिया जी, CBC करा लेना चाहिए, और ताकि आपको पता चल जाए ना कि आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो फैमिली में ना फैले, क्योंकि थैलेसीमिया का तो आपको पता है कि एक ऐसी डिजीज़ है कि जो बच्चे की लाइफ तबाह कर देती है। ठीक है। थायराइड की जो बीमारी अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर किसी एक घर में हो गई है तो अब उनके घर में कोई अगर औलाद हो रही है तो उसको भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है? ऐसा इस केस में हो सकता है कि इन केस के माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की डिजीज़ का शिकार थी। अच्छा, इसमें उल्टा होता है, माँ को अगर हाइपोथायराइडिज्म है ना तो मोस्टली बच्चे को हाइपर होता है। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि 48 आवर्स में आप ट्रीटमेंट टेस्ट करा लें TSH का, तो उससे वो बच्चे को का ट्रीटमेंट हो जाता है और बच्चा लाइफ लॉन्ग किसी मसले का शिकार नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब जो रेगुलर चेकअप ख़वातीन के हो रहे होते हैं वो मुस्तनद होते हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे होते हैं जिस तरीके से, उसमें ये टेस्ट भी शामिल होते हैं? बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग हो रही होती है उसमें ये टेस्ट लाजमी कराया जाता है, और शुगर के टेस्ट भी लाजमी कराए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी जानिब अगर हम मर्दों की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि रेगुलर हमें चेकअप तो करवाना चाहिए, अगर किसी डिजीज़ में मुब्तला हैं तो क्या सबसे पहले डॉक्टरों की रिकमेंडेशंस जो होती है वो इसी टेस्ट के ऊपर होती है? देखिए, अगर कोई बंदा मुसलसल बहुत स्ट्रेस में रहा है ना, चाहे वो डिजीज़ का स्ट्रेस हो चाहे वो जहनी स्ट्रेस हो, तो उसमें भी थायराइड की बीमारी हो जाती है, हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी को लगने में समझने के उससे लग सकती है ये बीमारी, कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर तो आपका जीनियाती कुदरती तौर पे जो है वो पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। ठीक है। दूसरा जो है फैक्टर आपका लाइफस्टाइल, सबसे बड़ा फैक्टर। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आते हैं ना वो लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से आते हैं। फैमिलियल बहुत कम होता है कि फैमिली में मदर को था तो बच्चे को। अब लाइफ स्टाइल में डिस्टर्बेंस अगर देखें तो वो कौन कौन सी डिस्टर्बेंस हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर सकती हैं, खास करके इस बीमारी के लिए, कि जाहिर सी ये बीमारी अगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब हम देख रहे हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में अगर इस बीमारी का देखें तो थायराइड्स के पेशेंट्स अब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सिर्फ लाइफ स्टाइल ही है या इसके अलावा और भी, या लाइफ स्टाइल में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे पहले हम खुराक से शुरू करते हैं। पैकेज फूड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपने अपनी जो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो आपने रूटीन से इस तरीके से लेना कि इनके दरमियान प्रॉपर गैप हो, और आपने खुराक के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इनका प्रॉपर बैलेंस रखना है। यानी कि आपने चिकन भी यूज़ करनी है तो मीट भी यूज़ करना है, तो सी फूड भी, तो नट्स भी,
और सब्जियां जो भी आपकी इस्तात के मुताबिक हैं वो आपने हर चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अब मौसम की अगर हम बात करें, जिस तरह अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, फिर गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो इसमें भी जो ग़िज़ा का तय्युन है वो मुख्तलिफ नहीं, पड़ना होगा? इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पेशेंट है ना उसकी अपनी फीलिंग होती है कि जो हाइपोथायराइड का पेशेंट होता है उसको ठंड ज़्यादा महसूस होती है, जो हाइपर का पेशेंट होता है उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, और अब इसी में अगर हम बात करें मीठे की, मीठे तो खैर वैसे भी नहीं खाना चाहिए, शुगर फ्री आपको अपनी तमाम चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि शुगर्स जो है वो मर्ज़ तो है कि उसका इलाज हो जाता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या उसको हम ये देखें कि किसी तरीके से काबू पा सकते, लेकिन इसको ख़त्म जड़ से नहीं किया जा सकता, ऐसा ही? थायराइड के मसले को जड़ से खत्म कर सकते शुगर की बात अच्छा, मैं कर रहा शुगर का हूँ। जी। मसला जाहिर सी बात है वो लाइफस्टाइल पे है। अगर आप लाइफस्टाइल अपना बिल्कुल नॉर्मल ले आते हैं, आपका बीएमआई अंडर 25 हो जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये शुगर का मसला भी जड़ से खत्म हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये कंडीशंस क्या होती हैं थायराइड के हवाले से? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी बॉडी पेन, जिस तरीके से आपने कहा, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो तलवे होते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो गरमाइश पेन हो महसूस रहा है। होती हाँ, है, बिल्कुल। अच्छा, अगर पेन होता है मोस्टली वो हाइपोथायराइड में होता है, अगर गरमाइश सी महसूस हो रही होती है वो हाइपोथायराइड में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ग्लैंड है, ठीक। तो आपका पूरी मशीनरी ही ख़राब हो जाती है। आप जो चीज़ें ले रहे होते हैं, जो खाने में खुराक ले रहे होते हैं, वो अच्छे तरीके से मेटाबलाइज होकर आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पा रही होती है और वो ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल को दुरुस्त करना होगा, हमें रेगुलर बेसिस पर अपने चेकअप करवाने होंगे। अगर हमें अपनी तबीयत में हल्की सी भी नासाज़गी नज़र आती है, या हमें अपनी तबीयत में कुछ भी रोटेशनल कोई चेंज नज़र आता है, तो डॉक्टर से रुजू करना ज़ाहिर लाज़िम और मलज़ूम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है, मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट मैसेज जो हमारे ऑडियंस को, जो हमारे नाज़रीन, उनको आप देना चाहें। जी, पैगाम मेरा यही है कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें। आपकी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो बजाय इसके कि पड़ोसियों से आप मालूमात लेके उस तरीके से इलाज करें, इससे आप मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको अच्छा मशवरा और अच्छा इलाज बताएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रज़िया साहिबा। और जाते जाते वही एक ही बात जो कि मैं हमेशा अपने हेल्थ टॉक के प्रोग्राम के तवज्जुह से करता हूं कि जी रेगुलर बेसिस पर चेकअप आपने ज़रूर करवाना है, किसी किस्म की डोज एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। और जो आपके पड़ोसी हैं या आपके जान पहचान के लोग हैं, अगर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और उनको कुछ ट्रीटमेंट के लिए दवाएँ दी हैं, तो ऐसा ना करें कि आप खुद इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी की टेंडेंसी बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएँ, उनसे अपना इलाज करवाएँ, और ख़ास करके अगर आप चाहें तो डॉक्टर ईसा लैब का विजिट ज़रूर कीजिए। बहुत से फैमिली के ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए अवेयरनेस सेशन भी करवाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्काउंट बल्क दिया जा रहा है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। यकीनी तौर पे आप लोगों को आज थायराइड के हवाले से ज़रूर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से मिली होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।